Hello students, welcome to Techno Herald Online. Today in this session we will discuss about network theorems. Under this topic we will discuss about concept of power, classification of element and linear and non-linear element. So let's start this lecture. सारा कुछ करंट के डायरेक्शन और पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल पे डिपेंड करेगा. पॉजिटिव एंटर किया एब्जॉर्ब, पॉजिटिव एंटर किया एब्जॉर्ब, और यहाँ से ये अगर यहाँ इसमें देखो तो पॉजिटिव से निकला, निगेटिव में एंटर किया सो ये डिलीवर. ठीक है. सो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स हमेशा याद रखो डिलीवर करता है, और रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर हमेशा याद रखो एब्जॉर्ब करता है. जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको नोट करना है, वैसे वैसे ही आपको लिखना है, ताकि आगे जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे ना तो उस टाइम हमें साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम ना हो कि भाई ये प्लस कैसे आ गया, ये माइनस कैसे आ गया. अब जैसे कि ये देखो डिलीवर करता है, तो ये जो भी वोल्टेज देगा जब हम केवीएल लगाएंगे तो ये जो भी वोल्टेज देगा ये पॉजिटिव वोल्टेज ही देगा ना, क्योंकि इसके पास वोल्टेज ऑलरेडी है, यानी इसके पास पॉजिटिव वोल्टेज है. सो जब केवीएल लगाएंगे इस पूरे सर्किट में तो ये पॉजिटिव वोल्टेज भी. अब ये बताओ कि ये वोल्टेज को ड्रॉप करवाएगा या बढ़ाएगा? अरे एब्जॉर्ब कर रहा है पावर को, यानी वोल्टेज कम हो जाएगा. जितना ये वोल्टेज भेज रहा था अब गुजर के जब आगे जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज जब कम मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा. क्यों? क्योंकि कुछ पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, सो वोल्टेज गिर गया है ना. जैसे आप घर में इक्विपमेंट यूज़ करते जाते हो, एसी, फैन, तो जब वोल्टेज डाउन होता है ना आपके घर का, वैसे ही बात है. सो फिर इसमें क्रॉस करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज और कम, यहाँ पे आगे जाएगा तो यहाँ वोल्टेज और कम. सो वोल्टेज का ड्रॉप होते जाएगा. सो वोल्टेज कम होते जा रहा है एब्जॉर्ब करने के कारण, तो इसको लेंगे वोल्टेज निगेटिव साइन में, है ना. तो जो भी हम केवीएल लगाएंगे, केवीएल केसीएल पढ़ेंगे, तो उस टाइम हमें साइन वाला जो डाउट है ना, प्लस माइनस वाला, कैसे लगाते हैं केवीएल, कैसे लगाते हैं केसीएल, वो सारा क्लियर हो जाएगा. फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो, पावर एब्जॉर्ब तभी करेगा जब प्लस में एंटर करेगा करंट, और पावर डिलीवर तभी करेगा जब प्लस से निकलेगा करंट. ठीक है. ओके. सो यहाँ से हमने ये सीखा, या फिर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे ये पावर एब्जॉर्ब है तो जो पावर डिलीवर कर रहा है उसके पास ऑलरेडी पावर है, चार्ज कंजर्व है, वो चार्ज को भेज रहा है, यानी उसको मानना हमेशा पॉजिटिव. सो जो भी पावर को डिलीवर करेगा उसको मान लेना पॉजिटिव. ठीक है. और जो भी पावर को एब्जॉर्ब करेगा उसको मान लेना निगेटिव, क्योंकि वो पावर को खींच रहा है ना. सो जो पावर को खींच रहा है अपने तरफ वो निगेटिव मान लो, और पावर डिलीवर को पॉजिटिव मान लो. साइन के लिए बात कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि आप एब्जॉर्बिंग को निगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हो. उसका उल्टा इसको निगेटिव मानना पड़ेगा. पर मैं कह रहा हूँ कि जो एब्जॉर्ब करेगा वो पावर को घटाएगा, इसलिए निगेटिव, और जो डिलीवर करेगा उसके पास पावर ऑलरेडी है तो वो पॉजिटिव. ठीक है. आप उल्टा भी ले सकते हो, बस कंडीशन क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पावर कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू पावर कंजर्वेशन. ठीक है. अकॉर्डिंग टू पावर कंजर्वेशन क्या होगा भाई, जो पावर कंजर्वेशन कहता है कि टोटल पावर डिलीवर इन द सर्किट. जैसे ये सर्किट है तो इस सर्किट में पावर डिलीवर करने वाला कौन है, ये वोल्टेज सोर्स है. तो जितना भी पावर ये डिलीवर करेगा उतना पावर कोई एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए. ठीक है. सो पावर डिलीवर इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब. ठीक है. ये इक्वेशन. अच्छा एक बात बताओ, डिलीवर को आपने क्या माना, पॉजिटिव, तो एब्जॉर्बिंग को आपने क्या साइन माना है, निगेटिव. अगर मान लो इसको भी निगेटिव मान सकते हो तो इसको पॉजिटिव मानो, तो कोई भी कंडीशन में एक निगेटिव तो आएगा ही, या तो यहाँ निगेटिव है या फिर यहाँ निगेटिव है. ठीक है. बट मैं कह रहा हूँ कि डिलीवर को पॉजिटिव मानना और एब्जॉर्बिंग को निगेटिव. ओवरऑल टारगेट यही है कि पावर कंजर्वेशन कहता है कि भले निगेटिव पॉजिटिव किसी को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई डिलीवर कर रहा है, अगर उसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो एब्जॉर्ब करने वाला निगेटिव हो गया, या फिर अगर मैं डिलीवर कर रहा हूं तो मैं निगेटिव मान रहा हूं अपने आप को, तो एब्जॉर्ब करने वाला पॉजिटिव हो गया. सो आप कोई भी निगेटिव पॉजिटिव मान सकते हो, दोनों उल्टा मान सकते हो, मतलब निगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव निगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ये इक्वेशन फॉलो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पावर कंजर्वेशन, यानी कि जितना भी पावर डिलीवर होगा उतना एब्जॉर्ब होना चाहिए. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि पावर डिलीवर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस पावर एब्जॉर्बर. ठीक है. इज इक्वल टू 0. अच्छा एक बात बताओ, मान लो इसको पॉजिटिव मानते इसको निगेटिव, तो क्या होता,
पावर डिलीवर माइनस में इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब। चलो मैं लिख ही देता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा शायद। सो माइनस पावर डिलीवर, मैंने डिलीवर को निगेटिव मान लिया, ठीक है। तो पावर डिलीवर निगेटिव में और पावर एब्जॉर्ब पॉजिटिव में आपने माना, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या कुछ चेंज आएगा क्या। ये माइनस निगेटिव वाला उधर जाएगा, डेट मीन 0 इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब प्लस पावर डिलीवर, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पे दोनों तो सेम ही है, पावर डिलीवर प्लस पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर प्लस पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 0, है ना। तो आपके पे डिपेंड करता है कि आप किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव मान रहे हो, बट हाँ डिलीवर इज इक्वल टू एब्जॉर्ब होना चाहिए। जितना पावर डिलीवर होगा उतना एब्जॉर्ब होना चाहिए, तभी सर्किट वैलिड है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है या फिर ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है, इधर लाके यही तो सेम चीज़ है। तो ये इक्वेशन अगर फॉलो हो रहा है या फिर ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है ना, ओवरऑल एब्जॉर्ब प्लस डिलीवर इज इक्वल टू 0 कह लो, या फिर डिलीवर इज इक्वल टू माइनस पावर एब्जॉर्ब कह लो। अगर ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है देन सर्किट इज वैलिड, यानी सर्किट सही है। सो जब कभी भी क्वेश्चन पूछे कि बताइए ये सर्किट, मान लो वैल्यू दे देगा यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 10 मिली हेनरी, यहाँ पे 10 माइक्रोफैराड और इसका वोल्टेज दे देगा 15 वोल्ट, तो आपसे पूछेगा कि बताइए सर्किट वैलिड है या नहीं। तो आपको कैसे चेक करना है, पावर कितना डिलीवर करेगा वो निकाल लेना है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई मैंने बता रखा है, बेसिक से ही मैंने शुरू किया है, सो मैंने सब कुछ बता रखा है। सो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन करना तो वो पावर हो जाएगा। मान लो इसका वोल्टेज और करंट मल्टीप्लाई करोगे तो पावर हो जाएगा। अब कौन सा पावर होगा, तो पॉजिटिव से निकल रहा है मतलब डिलीवर करेगा, तो डिलीवरिंग पावर होगा। ये तीनों कैसा होगा, एब्जॉर्बिंग। तो तीनों को जोड़ लो और इसके साथ देखो कि इक्वल है कि नहीं। इक्वल है देन सर्किट इज वैलिड। अगर इक्वल नहीं होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होता है, तब सर्किट इज नॉट वैलिड। सर्किट दिया हुआ जो है वो सही नहीं है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिलीवर प्लस एब्जॉर्ब को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि पी टोटल इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन हो गया। सो अगर ये फॉलो हो रहा है, ये फॉलो हो रहा है या फिर ये फॉलो हो रहा है, कुछ भी ऐसा इक्वेशन फॉलो हो रहा है देन सर्किट इज वैलिड। सो यही आपका कंसेप्ट ऑफ पावर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव में एंटर करेगा तो एब्जॉर्ब पावर और पॉजिटिव से निकलेगा करंट तो डिलीवर पावर, ठीक है। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और उसमें देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स होते हुए भी उसमें कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें सीखेंगे। उसके पहले इसको नोट कर लो और फिर वो हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। सो अब हम देखते हैं कि पावर एब्जॉर्बिंग और पावर जो डिलीवरिंग है, तो इसमें जो एलिमेंट हम यूज़ करते हैं रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। सो रेसिस्टर में तो हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा पावर को करेगा एब्जॉर्ब, पावर को एब्जॉर्ब करेगा और जब वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो वो डिसिपेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब रेसिस्टेंस में हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो भी हमें समझना है वो इंडक्टर और कैपेसिटर में है कि एक तो जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो सप्लाई जब जैसे ही ऑन किया है ना, मैंने सोर्स को कनेक्ट करके ऑन किया, उसमें लगाया इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या करता है कि पहले तो वो चार्ज होता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही वो डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर उसका वोल्टेज अब खत्म हो चुका है ना। बैटरी का ऐसा टाइम आता है जब वो खत्म भी हो जाता है लोड चलाते चलाते, तो उस कंडीशन में अब जो इंडक्टर है वो पावर को करेगा डिलीवर। तो जब वो पावर को डिलीवर करता है तो क्या जिस तरीके से जब सोर्स ऑन था, जब सोर्स के पास वोल्टेज था, तो क्या जो करंट का डायरेक्शन था वो डिस्चार्ज होने के बाद भी जब इंडक्टर डिलीवर करेगा पावर को तो क्या सब कुछ सेम रहेगा। दैट मीन्स करंट, वोल्टेज, पोलैरिटी सब कुछ सेम रहेगा। उसी तरीके से कैपेसिटर में भी वोल्टेज और करंट जब चार्जिंग हो रहा है फिर डिस्चार्जिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट सब सेम रहेगा क्या, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो रेसिस्टेंस में तो हमें कोई डाउट नहीं है, रेसिस्टर हमेशा पावर को करेगा एब्जॉर्ब और हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेगा, ठीक है। सो हम पहले इंडक्टर के बारे में देख लेते हैं कि आखिर इंडक्टर करेगा क्या चार्जिंग के टाइम, और फिर जब डिस्चार्ज होगा तो उस टाइम क्या करेगा, ठीक है। सो while absorbing
और delivering power when inductor is connected then, ठीक है, जब इंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं then the direction of current is same, ठीक है, but polarity of voltage changed, ठीक है। सो इसने क्या बोला, एक डायग्राम से देखते हैं, एक सर्किट से देखते हैं। सो मान लो कि एक सर्किट है जिसमें ये है वोल्टेज सोर्स, है ना। अब इस वोल्टेज सोर्स से यहाँ पे कनेक्टेड है एक रेसिस्टर और एक कनेक्टेड है इंडक्टर, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया कनेक्ट, ठीक है। सो ये आपका R है, ये आपका L है और ये वोल्टेज V है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। इतना समझ में आ रहा है। इसमें करंट फ्लो करेगा I, ठीक है। सो ये टाइम तब है जब वोल्टेज के पास मतलब इसके पास चार्ज था, वोल्टेज था। यानी कि मान लो कि मैंने नया बैटरी लगाया है तो उसके पास ऑलरेडी वोल्टेज है, तो उस कंडीशन में ये R भी पावर एब्जॉर्ब करेगा, L भी पावर एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब एनर्जी स्टोर करेगा। और कहां से स्टोर करेगा? इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू, ठीक है। सो इसमें अगर साइन देना हो प्लस माइनस का तो बताओ कैसे देंगे, है ना। सो यहां देखो ये I करंट, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल है और ये पावर को हमेशा करता है क्या? डिलीवर। अरे वोल्टेज सोर्स है तो पावर को डिलीवर ही करेगा ना, एब्जॉर्ब थोड़ी करेगा। सो पावर को करेगा डिलीवर, और डिलीवर तभी करता है जब पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। सो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल गया तो इसका मतलब ये करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा, ठीक है। अब ये पावर को डिलीवर कर रहा है। अब डिलीवर किया और रेसिस्टर के पास आ गया, तो रेसिस्टर के पास जैसे ही आएगा तो बताओ ये क्या करता है? पावर को करता है एब्जॉर्ब। और पावर को एब्जॉर्ब करने का मतलब कि प्लस टर्मिनल में करंट करेगा इंटर। ये जो करंट I है ये प्लस टर्मिनल में करंट इंटर करेगा और माइनस से निकलेगा, तभी तो कहलाता है पावर एब्जॉर्ब कर रही है। उसी तरीके से ये करंट आगे आया, ठीक है, और फिर अभी इंडक्टर में जाएगा तो ये भी तो पावर को एब्जॉर्ब ही करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब जब करेगा तो यहाँ पे साइन होगा प्लस और यहाँ होगा माइनस, और ये वापस करंट इस तरीके से फ्लो करता रहेगा। यानी ये कौन सा कंडीशन है? जब इंडक्टर की बात कर रहे हैं ना हम, इंडक्टर की, तो इंडक्टर अभी क्या कर रहा है? इंडक्टर अभी एनर्जी को स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इंडक्टर को मिल रहा है सप्लाई। तो जब सप्लाई मिल रहा है तो इंडक्टर हो रहा है चार्ज। तो ये कंडीशन जो है ये चार्जिंग कंडीशन है, जब चार्ज हो रहा है, ठीक है। और जब चार्ज होता है तो पहले अगर रेसिस्टर की बात करें R की, तो R की बात करते हैं, रेसिस्टर की बात करते हैं, तो ये एब्जॉर्बिंग नेचर होगा, क्योंकि ये हमेशा रेसिस्टर हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है। एंड जब बहुत ज़्यादा पावर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये इसमें हीट जनरेट होगा, तो ये हीट को डिसिपेट भी करेगा, ठीक है। सो डिसिपेटिंग नेचर का होगा, डिसिपेटिंग नेचर का होगा। क्या डिसिपेट करेगा? हीट डिसिपेट करेगा। अब बात करते हैं इंडक्टर की। सो इंडक्टर क्या करेगा? तो इंडक्टर अभी चार्जिंग कंडीशन में है, तो बताओ क्या करेगा? पावर को इस वोल्टेज से, इस बैटरी से ये भी पावर खींचेगा। ये जो इंडक्टर है ये इससे पावर अभी खींचेगा, मतलब चार्ज होगा। सो कैसा नेचर होगा इसका? एब्जॉर्बिंग, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये तो चार्जिंग का कंडीशन हो गया। अब मान लो कि वोल्टेज हो गया खत्म, दैट मीन्स मान लो कि अगर 12 वोल्ट का बैटरी हमने यूज़ किया था, अब वो बैटरी ऐसा थोड़ी कि वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो बैटरी 12 वोल्ट का ही रहेगा, नहीं। आप जब घड़ी में बैटरी यूज़ करते हो तो उसका एक लिमिटेशन होता है
कि 2 महीने 3 महीने बाद वो बैटरी हो जाता है ख़त्म, तो फिर आप नया बैटरी लगाते हो। यानी कि वो सुई घूमने के लिए पावर चाहती है और वो पावर वो बैटरी से लेती है। तो बैटरी एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे अब वो उसके पास बैटरी रहेगा नहीं, तो एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगा, है ना। सो इसके मान लो कि अभी ये पावर दे रहा है तो रेसिस्टर भी ले रहा है, इंडक्टर भी ले रहा है, पर एक ऐसा टाइम आएगा जब इसके पास वोल्टेज हो जाएगा ख़त्म, तब ये क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, बोलेगा कि भाई मेरे पास वोल्टेज नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखते हैं क्या होगा। तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, हो जाएगा। अब शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट हो गया तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये रेसिस्टर तो वैसे ही रहेगा और इंडक्टर वैसे ही रहेगा। तो अब ये स्टेटमेंट देखो, व्हाइल एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर, अभी ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा था, व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड, इंडक्टर अगर कनेक्ट है, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, करंट का डायरेक्शन जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। कब की बात कर रही है, जब पहले सोर्स था, जब इसमें वोल्टेज था, उसके कंपैरिजन में अब वोल्टेज हो चुका है खत्म, तो उस कंडीशन में भी करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, ये बात बोला जा रहा है। ठीक है, सो करंट का डायरेक्शन हमने दे दिया सेम आई, बट पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज चेंज्ड। सो अभी वोल्टेज का पोलैरिटी देखो तो क्या है, प्लस से है माइनस। ठीक है, सो प्लस से माइनस है, तो अब इसका वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस और ये प्लस। यही इंडक्टर का बिहेवियर है। सो इंडक्टर का बिहेवियर ही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि रेसिस्टर का अभी भी प्लस और माइनस ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट जब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर गया, वोल्टेज खत्म कर गया, यानी कि इसका सप्लाई अब नहीं रहा, यानी एज अ शॉर्ट सर्किट काम किया, तो जो चार्ज इसने स्टोर किया था जब वोल्टेज था, अब उसको करेगा डिलीवर। सो डिलीवर करने की कंडीशन में आपको पता है कि प्लस से निकलता है और माइनस में एंटर करता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये प्लस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान से देखो, अभी भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल गड़बड़ नहीं होने वाला है, जो हमने सीखा है वही फॉलो करेगा। ध्यान से देखो, अब शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर गया, वोल्टेज इसका पूरा खत्म हो गया है। अब बोलेगा कि भाई रेसिस्टर कि मुझे अभी भी पावर चाहिए, पावर दो। तो इंडक्टर बोलेगा रुक जाओ, भले उसके पास वोल्टेज खत्म हो गया, मेरे पास चार्ज स्टोर था, अब मैं अपने जो पावर को स्टोर किया हूँ उसको डिलीवर करूँगा। तो डिलीवर करने के लिए हमेशा प्लस से करंट निकलना चाहिए और माइनस से इंटर करना चाहिए। करंट आया, अब रेसिस्टर तो हमेशा पावर एब्जॉर्ब करता है, तो प्लस में इंटर करेगा। बात समझ में आ रही है, यह हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट इंडक्टर पे फोकस करो, इंडक्टर में माइनस में करंट इंटर कर रहा है और प्लस में से निकल रहा है, तो प्लस से निकलना ही तो कहलाता है डिलीवर। यानी कि जब चार्जिंग कंडीशन में था तो ये पावर को कर रहा था एब्जॉर्ब, बट जैसे शॉर्ट हो गया, जैसे ही वोल्टेज इसका पूरा खत्म हो गया, एज अ शॉर्ट सर्किट ये काम कर रहा है, तब अब ये इंडक्टर पावर को डिलीवर करेगा। और उस कंडीशन में अपने करंट के डायरेक्शन को सेम रखता है, करंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, बट वोल्टेज का पोलैरिटी पहले था प्लस माइनस, तो यहाँ पे पावर प्लस में इंटर कर रहा था, यानी एब्जॉर्ब कर रहा था। अब जैसे डिस्चार्जिंग कंडीशन है, यानी शॉर्ट सर्किट है, अब ये पावर को करेगा, जो भी स्टोर किया था उसको करेगा डिलीवर, दैट मीन्स प्लस से ही निकलेगा। ठीक है, सो ये पावर को करेगा एब्जॉर्ब। अब आपसे इसी यहाँ पूछा जाए कि बताओ रेसिस्टर क्या काम कर रहा है, तो रेसिस्टर अभी भी पावर को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। प्लस में एंटर करने का मतलब पावर एब्जॉर्ब, सो पावर को एब्जॉर्ब ही कर रहा है, सो एब्जॉर्बिंग, एंड जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट जनरेट होगा, दैट मीन्स डिसिपेट करेगा, सो डिसिपेटिंग। ठीक है, डिसिपेटिंग। ओके, नेक्स्ट ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर क्या करेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये पावर फिर से एब्जॉर्ब कर कहाँ से रहा है जब वोल्टेज है ही नहीं। अरे तो ये जो इंडक्टर जो पावर को स्टोर करके रखा था, अब ये पावर एब्जॉर्ब करेगा इसके एनर्जी से, जो ये एनर्जी करंट प्रोवाइड कर रहा है, इसके वाले एनर्जी से ये रेसिस्टर पावर को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें ये कर रहा था वोल्टेज के थ्रू, वी सोर्स के थ्रू, अब ये एब्जॉर्ब अभी भी करेगा, बट इसमें जो पावर एब्जॉर्ब हुआ था उसके पावर को ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है,
सो अगर मैं बोलूँ कि ये इंडक्टर क्या करेगा, तो इस टाइम अब ये क्या एब्जॉर्ब कर रहा है क्या? नहीं, एब्जॉर्ब तभी करता जब कोई सोर्स होता, अब तो सोर्स है ही नहीं, तो एज अ सोर्स ये काम करेगा। ये जो इंडक्टर है एज अ सोर्स काम करेगा, यानी ये पावर को अब डिलीवर करेगा, ठीक है। सो डिलीवरिंग नेचर यहाँ पे आ गया इसका, समझ रहे हो कैसा बिहेवियर है। सो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जब हम कनेक्ट करते हैं, डिसकनेक्ट करते हैं, तो कौन पावर एब्जॉर्ब करता है, फिर डिलीवर करता है, कैसे करता है, वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज होता है कि करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, ये सब फोकस करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। सो ये कैसा कंडीशन है, मान लो कि ये पावर दे रहा है, पहले कनेक्ट था तो चार्ज हो रहा था, अब ये पावर दे रहा है, डेट मीन्स डिस्चार्ज हो रहा है। जो पावर अपने पास स्टोर करके रखा है वो दे रहा है, डेट मीन्स डिस्चार्ज हो रहा है। सो ये कंडीशन कहलाता है डिस्चार्जिंग, ठीक है। ये डिलीवरिंग होगा ना यहाँ पे। ओके, चलो अब इसी तरीके से हम कैपेसिटर की भी बात करते हैं कि कैपेसिटर में क्या होता है भाई, उसमें इसमें तो वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज हो गया। कैपेसिटर में क्या होगा, अगर मान लो रेसिस्टर के साथ यहाँ पे लगा हो कैपेसिटर, तो कैपेसिटर करेगा क्या, है ना। सो देखते हैं। सो यहाँ हेडिंग डाल लो कैपेसिटर, ठीक है। सो while absorbing or delivering power when capacitor is connected, ठीक है। इस बार हम कैपेसिटर को कनेक्ट किए, then the direction of current is same, नहीं यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स्ड, ठीक है। बट पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज एंड पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज सेम, ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया। सो अगर यहाँ पे मैं सर्किट ड्रॉ करूँ, ठीक है, सो मैं इसको मिटा ही देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूँ, तो फिर से मैंने यहाँ पे लगाया क्या, वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स को मैंने कनेक्ट किया एक रेसिस्टर के साथ, ठीक है, और इस रेसिस्टर को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करके सर्किट कर दिया क्लोज, ठीक है। और ये आपका वोल्टेज V दे रहा है, ये रेसिस्टर R वैल्यू है, ये C वैल्यू है, ठीक है। कैपेसिटर को आप ऐसा भी डिनोट कर सकते हो, आपको पता ही होगा ये एक ऐसे होता है, और या फिर दोनों बराबर वैल्यू ले लो ऐसे, तो इसको भी कैपेसिटर से आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। सो कैपेसिटर लगा दिया। अब करंट डिलीवरिंग, ये वोल्टेज सोर्स है, तो ये पावर को करेगा डिलीवर करेगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और निगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। दैट मीन्स इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पे करंट आ रहा है रेसिस्टर के पास, तो इसका जो प्लस और माइनस टर्मिनल है वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड होगा एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर के कॉन्सेप्ट से। रेसिस्टर हमेशा पावर को करता है एब्जॉर्ब, और जब पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब कि प्लस टर्मिनल में करंट करेगा एंटर और माइनस टर्मिनल से निकल जाएगा। सो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, तभी ये पावर को करेगा एब्जॉर्ब। अब आते हैं कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटर भी पावर को एब्जॉर्ब करता है, दैट मीन्स ये भी एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जब पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब कभी भी एब्जॉर्ब करने की बात आए तो करंट की डायरेक्शन पे ध्यान देना। सो करंट की डायरेक्शन इधर से ऐसे नीचे की ओर आ रही है, दैट मीन्स प्लस में एंटर करेगा और माइनस से निकलेगा। हमने दोनों का साइन दे दिया। अब अगर नेचर पूछें, अच्छा ये कैसा कंडीशन है, चार्जिंग, क्योंकि इस टाइम वोल्टेज के पास अभी वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स के पास वोल्टेज है, तो ये अपना सप्लाई रेसिस्टर और कैपेसिटर को दे रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कैपेसिटर बोलेगा कि भाई अभी मुझे सप्लाई मिल रहा है, तो मुझे चार्ज होने दो, तो ये चार्ज हो रहा है, तो ये कंडीशन कहलाएगा चार्जिंग, ठीक है। और रेसिस्टर इसमें भी हमेशा पावर को करेगा एब्जॉर्ब, और जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो उस कंडीशन में रेसिस्टर बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट कर लेगा और उस हीट को एटमॉस्फेयर में डिसिपेट करेगा। सो इसका नेचर हमेशा एब्जॉर्बिंग एंड डिसिपेटिंग होगा। बट कैपेसिटर का क्या होगा, सो कैपेसिटर यहाँ पे ले रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब भी पावर एब्जॉर्ब करेगा मतलब ये यहाँ पे
सी जो है एब्जॉर्बिंग नेचर में होगा, ठीक है। और अब मान लो कि ऐसा कंडीशन आ गया कि वोल्टेज दे रहा है, अब एक ऐसा टाइम आ गया कि वोल्टेज हो गया खत्म। सो वोल्टेज जैसे ही 0 वोल्ट पे आ गया, मान लो 12 वोल्ट का बैटरी लगाया था और रेसिस्टर और कैपेसिटर अपना पावर एब्जॉर्ब कर रहे थे, एक ऐसा टाइम आएगा कि अब वोल्टेज पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो अब वहाँ पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट मीन्स एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये रेसिस्टर होगा, कैपेसिटर होगा, इसको कर दिया शॉर्ट, ठीक है। सो ये R और ये C। अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। तो कैपेसिटर कहता है कि व्हाइल एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर, ठीक है, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। इसमें क्या होता है, कैपेसिटर क्या करता है कि अपने वोल्टेज के पोलैरिटी को सेम रखता है बट करंट के डायरेक्शन को ही बदल देता है। मतलब डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट था तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो यहाँ पे डायरेक्शन करंट कैसे था, तो अब डायरेक्शन कैसा होगा, अब डायरेक्शन होगा इस तरीके से, ठीक है, डायरेक्शन बदल गया। बट वोल्टेज का पोलैरिटी पहले कैसा था, प्लस और माइनस, तो यहाँ भी प्लस और माइनस ही होगा, ठीक है। बट रेसिस्टर का पोलैरिटी बताओ क्या होगा। रेसिस्टर का पोलैरिटी क्या मैं यही लिख दूं, नहीं। अगर मान लो कि मैंने लिख दिया तो एक बात बताओ, रेसिस्टर पावर को क्या करता है, हमेशा एब्जॉर्ब करता है। सो पावर को एब्जॉर्ब करने का मतलब यही होता है कि प्लस टर्मिनल में करंट एंटर करे। यहाँ पे देखो रेसिस्टर अगर पहले जैसा ही मैं पोलैरिटी रख दूं तो प्लस से करंट निकल रहा है, प्लस से करंट निकल रहा है। सो यानी कि ये पावर को डिलीवर कर रहा है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि रेसिस्टर पावर को डिलीवर करे, हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब जब कभी भी कैपेसिटर लगाएंगे तो रेसिस्टर का पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब चार्जिंग कंडीशन में जो पोलैरिटी बना रेसिस्टर का, और जब वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में आ जाएगा तो वहां पे रेसिस्टर का पोलैरिटी चेंज होगा और कैपेसिटर का पोलैरिटी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया प्लस। अब देखो ये करंट आया, इसमें गया और यहां से माइनस में एंटर किया, प्लस से बाहर निकला, तो कैपेसिटर एक बार चार्ज हुआ, चार्ज होने के बाद इसके पास वोल्टेज हो गया खत्म। अब जैसे ये वोल्टेज खत्म हुआ तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब जब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया तो कैपेसिटर अब अपना एनर्जी भेजेगा, ठीक है, एनर्जी अपना प्रोवाइड करेगा। जब एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलना चाहिए, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब कि यहाँ पे वो कैपेसिटर का पोलैरिटी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन में पोलैरिटी सेम रहेगा, तभी तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से ये पॉजिटिव से निकल रहा है, मतलब पावर को डिलीवर कर रहा है, ठीक है, ओके। और ये जो रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर का पोलैरिटी हो जाएगा माइनस प्लस। अब देखो करंट आया, इसमें गया और इसमें एंटर कर रहा है, सो प्लस में एंटर करने का मतलब पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। सो आपने समझा कि जब इंडक्टर लगा होता है तो पहले तो वो पूरा चार्ज होता है, ठीक है, और जब वोल्टेज सोर्स में अब वोल्टेज नहीं बचता तो एज अ शॉर्ट सर्किट वो बिहेव करेगा। तो अब क्या होगा कि उसमें करंट का डायरेक्शन जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, बट वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज हो जाएगा इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, बट रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का पोलैरिटी सेम रहेगा, ठीक है। वैसे ही जब कैपेसिटर लगाते हैं तो इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो प्लस माइनस था वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। पर इसमें एक चीज हमने देखा कि रेसिस्टर का पोलैरिटी ये भी चेंज हो जाता है, मतलब पहले प्लस माइनस था, अब हो गया माइनस प्लस, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आता है पावर एब्जॉर्बिंग पावर डिलीवरिंग से, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि डिस्चार्जिंग कंडीशन में सी जो है वो पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, यानी कि पहले इसने जो पावर स्टोर किया था अब ये पावर कैपेसिटर डिलीवर करेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें अभी डिस्चार्जिंग कंडीशन में एक्टिव सोर्स कौन है, मतलब कौन पावर को डिलीवर कर रहा है, एक्टिव सोर्स कहने का मतलब जो पावर को डिलीवर करे, तो एक बात बताओ इसमें एक्टिव सोर्स कौन है, इस वाले यानी कि चार्जिंग कंडीशन में एक्टिव सोर्स है वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स,
क्योंकि यही पावर को डिलीवर कर रहा है, ये दोनों पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। बट जैसे डिस्चार्जिंग कंडीशन आया तो अब तो एक्टिव सोर्स वोल्टेज सोर्स बचा ही नहीं, वो तो 0 वोल्ट हो गया। तो अब इस दो एलिमेंट में एक्टिव सोर्स कौन है? सो वही एक्टिव सोर्स होगा जो पावर को करेगा डिलीवर। सो अब जो कैपेसिटर ने जो पावर एब्जॉर्ब किया था अब उसको करेगा डिलीवर। दैट मीन्स कैपेसिटर इस वाले कंडीशन में, डिस्चार्जिंग कंडीशन में, ये एक्टिव सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। और यही एक्टिव सोर्स से जो पावर डिलीवर हो रहा है वो कंज्यूम कौन कर रहा है? रेसिस्टर। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा पावर एब्जॉर्बिंग पावर डिलीवरिंग कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर्किट को अगर अच्छे से समझना है ना कि कौन पावर डिलीवर करेगा, कौन पावर एब्जॉर्ब करेगा, पावर कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर पावर कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा तो सर्किट वैलिड है कि नहीं, है ना। तो ये सब कुछ हम चेक करते हैं कंसेप्ट ऑफ पावर से। सो इसको बहुत ही ध्यान में रखें। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, ठीक है, और उस क्वेश्चन से समझते हैं कि कौन पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन पावर को डिलीवर कर रहा है, कौन एक्टिव सोर्स है और कौन पैसिव सोर्स है। एक्टिव सोर्स मतलब जो पावर को डिलीवर करे, और पैसिव सोर्स कहने का मतलब जो पावर को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, सो इसको नोट कर लो। और अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर जो होता है वो दोनों सिर्फ पावर को एब्जॉर्ब ही करता है। जब डिस्चार्जिंग का कंडीशन आता है ना तो वो चार्ज तो हो गया होता है, और जैसे डिस्चार्जिंग का कंडीशन आता है तो अब वो जो पावर स्टोर किया था, जो एनर्जी स्टोर किया था, उसको कर देगा डिलीवर, है ना। यानी कि ये डिसिपेटिंग नेचर का नहीं होता है। कौन? इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, ये एब्जॉर्ब भी करता है, डिलीवर भी करता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रेसिस्टर है, ठीक है, यहाँ एक इंडक्टर है और ये आपका कैपेसिटर है। ठीक है, और इसको कर देते हैं कनेक्ट। ठीक है, समझते हैं क्या कह रहा है ये सर्किट। मान लो इसका वैल्यू R है, रेसिस्टर का वैल्यू, इंडक्टर का वैल्यू L, कैपेसिटर का वैल्यू C। इसका वैल्यू मान लो कि 10 वोल्ट है और इसका वैल्यू मान लो कि 5 वोल्ट है। ठीक है, चलो इसका भी वैल्यू दे देते हैं। ये मान लो 10 ओम का है, ठीक है, ये मान लो कि 3 मिली हेनरी का है, और ये मान लो कि 7 माइक्रो फैराड का है। ठीक है, सो इस कंडीशन में बताओ कि कौन पावर को एब्जॉर्ब करेगा और कौन पावर को डिलीवर करेगा। दैट मीन्स कौन एक्टिव सोर्स है और कौन पैसिव सोर्स है। ठीक है, सो मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं। सो एक्टिव सोर्स किसको बोलते हैं? जो पावर को क्या करे? डिलीवर करे। ठीक है, और पैसिव सोर्स ये क्या करेगा? ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। सो जो पावर को एब्जॉर्ब करे वो पैसिव सोर्स, और जो पावर को डिलीवर करे वो एक्टिव सोर्स, है ना। तो इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लो। वैसे हम एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट भी बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव सोर्स वही सोर्स होगा जो पावर को डिलीवर करे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अब मान लो कि ये सर्किट आपको मिल गया, तो आप तो इसमें डायरेक्ट देख के बोल सकते हो कि ये जो रेसिस्टर है, ये जो इंडक्टर है और ये जो कैपेसिटर है, इसका वैल्यू कुछ भी हो, 10 ओम का हो, 20 ओम का हो, 100 मिली हेनरी का हो, या फिर 1000 माइक्रोफैराड का हो, पर है तो कैपेसिटर, इंडक्टर और रेसिस्टर ही ना। तो इसका मतलब कि ये हमेशा पावर को करेगा एब्जॉर्ब,
है ना। और जब ये वोल्टेज खत्म हो जाएगा तो फिर ये अभी भी एब्जॉर्ब करेगा बट ये दोनों डिलीवर करेगा, ठीक है। जब डिलीवर करेगा तो इसका वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज होता है, करंट का डायरेक्शन सेम, बट इसका वोल्टेज का पोलैरिटी सेम होता है बट करंट का डायरेक्शन चेंज, है ना। चलो, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो रेसिस्टर है, ये जो इंडक्टर है, ये जो कैपेसिटर है, ये जो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और ये जो 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, बताओ कौन सा एक्टिव सोर्स है और कौन सा पैसिव सोर्स, या फिर पहले ये बताओ कि कौन सा पावर डिलीवर करेगा, कौन पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अब मैं आपके हिसाब से बताता हूँ। ये तीनों हैं RLC, दैट मीन्स ये भी पावर को एब्जॉर्ब करेंगे, ये भी पावर को एब्जॉर्ब करेंगे, ये भी पावर को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। RLC हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। बट ये दोनों वोल्टेज सोर्स है और आपको पता है कि वोल्टेज सोर्स हमेशा वो पावर को क्या करता है, डिलीवर करता है। दैट मीन्स कि ये 10 वोल्ट और 5 वोल्ट ये करेगा पावर डिलीवर, ये भी करेगा पावर डिलीवर, ठीक है। रॉन्ग हो गया, है ना, रॉन्ग है। क्यों? देखो, अभी जो आपने बताया कि रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये तीनों पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये हमेशा पावर को करते हैं एब्जॉर्ब, है ना, एब्जॉर्बिंग नेचर के होते हैं। बट एक चीज देखो कि 2 वोल्टेज सोर्स हैं, है ना। अब चूंकि सिर्फ इसको भूल जाओ और इसको देखो ध्यान से, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, निगेटिव टर्मिनल नीचे है, और ये आपका पावर हमेशा डिलीवर करता है ना। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स हमेशा पावर को डिलीवर करता है। सो पावर डिलीवर तभी करेगा जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले और निगेटिव टर्मिनल में एंटर करे, यानी इसके हिसाब से करंट का डायरेक्शन होगा ऐसे। अब इसको भूल जाओ और इसको देखो, ठीक है। मान लो कि ये नहीं लगा हुआ है, शॉर्ट एकदम। अब इसको देखो, तो ये भी तो वोल्टेज सोर्स है, तो ये भी आपका ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, दैट मीन्स कि प्लस से वोल्टेज सोर्स है मतलब पावर डिलीवर करेगा, दैट मीन्स यहाँ से निकलेगा ऊपर की ओर। अब सोचो कि एक करंट ऐसा डायरेक्शन में है, अब ये तीनों है सीरीज में, ठीक है। तो एक वोल्टेज सोर्स का डायरेक्शन के हिसाब से ऐसा है और दूसरे वोल्टेज सोर्स के हिसाब से डायरेक्शन ऐसा है। अब एक वायर में दोनों डायरेक्शन से करंट थोड़ी पॉसिबल है, नहीं है ना। मान लो कि आपने सप्लाई दिया, एक वायर लिया और उस वायर को आपने सप्लाई में दे दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार करंट ऐसा जाएगा फिर वापस करंट रिटर्न होगा। तो एक वायर में करंट या तो इधर से इधर जाएगा या फिर इधर से इधर ही आएगा कंटिन्यूअसली। पर यहाँ क्या हो रहा है कि इस वोल्टेज सोर्स के वजह से करंट ऐसा डायरेक्शन है और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से ऐसा डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकली, है ना। तो होगा क्या, होगा यही, जब आप केवी लगाओगे ना तो ये 10 वोल्ट ये 5 वोल्ट को कंपनसेट कर देगा। दैट मीन्स 10 वोल्ट में से देखो दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, तो एक करंट ऐसे एक करंट ऐसे। तो मान लो कि ये ज़्यादा वोल्टेज है, तो ज़्यादा वोल्टेज की वजह से ज़्यादा करंट इसमें जाएगा, और ये कम वोल्टेज है तो इसमें भी करंट जाएगा बट कम करंट जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। सो इसका हाई करंट, इसका लो करंट, तो हाई करंट माइनस लो करंट, सो इसका जो भी, मान लो ये 5 वोल्ट की वजह से 1 एम्पियर का करंट बना रहा है, ठीक है, और ये 10 वोल्ट की वजह से 2 एम्पियर का करंट बना रहा है। सो 2 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। और ये जो 1 एम्पियर बचा, ये 1 एम्पियर किसके वजह से बचा, इसके वजह से या इसके वजह से, इसके वजह से, यानी पूरी तरीके से जो इफेक्ट रहेगा ना वो इसका रहेगा, ठीक है। सो इसका मतलब कि 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट तो ये ले लेगा, है ना, इसको कैंसिल करने के लिए। मान लो ये 10 वोल्ट 2 एम्पियर दे रहा है करंट और 5 वोल्ट आधा है, यानी 1 एम्पियर करंट दे रहा है। सो 2 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो 5 वोल्ट इसका तो कैंसिल करने में लग गया, तो बचा 5 वोल्ट, यानी कि ओवरऑल इसमें जो वोल्टेज के वजह से जो करंट फ्लो करेगा, तो वो कितने वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करेगा, 5 वोल्ट के वजह से। 5 तो इसको इक्वेट करने में लग गया, है ना। और वही डायरेक्शन अगर ये नीचे की ओर होता पॉजिटिव टर्मिनल और ऊपर की ओर नेगेटिव टर्मिनल, तो टोटल वोल्टेज जुड़ जाता, क्योंकि इसका भी करंट ऐसे और इसका भी करंट ऐसे, तो टोटल जुड़ जाता, ठीक है। बट इस कंडीशन में ये आपका वोल्टेज 5 वोल्ट इसको कंपनसेट करने में लग जा रहा है, तो बाकी 5 वोल्ट के वजह से ही ये करंट फ्लो करेगा।
अब बताओ कि किसके वजह से पावर डिलीवर कर रहा है, इसके वजह से नहीं, ये कर रहा था बट इसको कंपनसेट करने के लिए 5 वोल्ट तो ये दे दिया इसको, है ना, तो कंपनसेट हो गया, 0 हो गया, +5 -5 = 0, तो बचा कितना +5। सो 5 वोल्ट की वजह से ये पावर ऐसे डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी भी एब्जॉर्ब करेगा, हमेशा पावर को ये एब्जॉर्ब ही करेगा, बट इसमें डिलीवरिंग पावर कौन है, ये डिलीवर करेगा क्योंकि इसके पास वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है। सो इसका मतलब आपने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा है क्या, कि जो 10 वोल्ट है ना ये पावर को डिलीवर करेगा क्योंकि इसका वोल्टेज ज़्यादा है, बट ये 5 वोल्ट इसके 5 वोल्ट को एब्जॉर्ब करेगा, सो ये एब्जॉर्ब। सो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जहाँ कहीं भी वोल्टेज सोर्स आपने देखा सीधा बोल देना कि डिलीवरी करेगा, ये पावर का डिलीवरी करेगा, तो ये आपका हो जाएगा गलत। आपको देखना होगा, सर्किट का कंडीशन देखना होगा कि किसका वोल्टेज ज़्यादा है, कौन किसको कंपनसेट कर रहा है, किसके हैवी वोल्टेज के वजह से करंट फ्लो कर रहा है। सो देखो दोनों वोल्टेज सोर्स था पर डिलीवरी एक नहीं कर रहा, दोनों नहीं कर रहा है, एक ही कर रहा है। सो 10 वोल्ट का ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से यहाँ पे ये पावर को डिलीवर करेगा और ये इसका 5 वोल्ट एब्जॉर्ब करेगा। सो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा ना। सो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि जब कॉन्सेप्ट ऑफ पावर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। सो चलो ये आपने सीख लिया, इसको नोट कर लो। अब हम 2 3 4 न्यूमेरिकल लेंगे, छोटा सा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पे, और उसमें हम देखेंगे कि कौन पावर को एब्जॉर्ब करेगा और कौन पावर को डिलीवर करेगा, ठीक है। सो इसको नोट कर लो और कुछ क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो। सो अब हम कुछ पावर निकालने जा रहे हैं। डैट मीन्स कि मान लो कि आपने करंट का डायरेक्शन देख लिया, वोल्टेज कितना है वो भी देख लिया, तो वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर। सो पावर निकलेगा तो वोल्टेज इंटू करंट निकाल के मल्टीप्लाई करके हम पावर तो निकाल लेंगे, बट एब्जॉर्बिंग होगा या डिलीवरिंग होगा ये हम कैसे बताएं, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो पावर डिलीवर होता है, पावर डिलीवर इज इक्वल टू माइनस पावर एब्जॉर्ब। एक तो ये इक्वेशन आपको पता ही है, मैंने बता दिया है, ठीक है। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि पावर एब्जॉर्ब इधर आएगा तो पावर एब्जॉर्ब प्लस डिलीवर इज इक्वल टू 0 और टोटल पावर का समेशन इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि P टोटल इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब प्लस पावर डिलीवर। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है यानी टोटल पावर एब्जॉर्ब प्लस डिलीवर के बराबर आ जाए, दैट मीन्स इसको आगे हम बढ़ा के अगर ऐसे बोल सकते हैं तो 0 के बराबर आ जाए, है ना। तो टोटल एब्जॉर्ब प्लस डिलीवर पावर अगर 0 के इक्वेट आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स सर्किट होगा क्या, वैलिड। सो अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है दैट मीन्स देन सर्किट इज वैलिड, ठीक है। तभी सर्किट वैलिड होगा, सर्किट सही दिया हुआ है, सब कुछ प्रॉपर वैल्यू में दिया हुआ है। अगर 0 के बराबर नहीं आता है, एब्जॉर्बिंग पावर और डिलीवरिंग पावर निकालने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद अगर 0 नहीं आता तो सर्किट नॉट वैलिड, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम पावर निकालते हैं। तो आपको पता है, ये भी पता है कि अगर कोई एलिमेंट से पॉजिटिव निगेटिव और कोई एलिमेंट से ये भी पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, बट अगर इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है और इसमें करंट डायरेक्शन ऐसा है, सो इसमें पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव में एंटर करने का मतलब पावर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और निगेटिव में एंटर करके पॉजिटिव से निकल रहा है, दैट मीन्स पावर क्या करेगा, ये डिलीवर। इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं, तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो मान लो कि एक ऐसा सोर्स है जो कि एक वोल्टेज सोर्स है और उस वोल्टेज सोर्स में करंट आ रहा है 3 एम्पियर का, ठीक है। सो इसका हमें निकालना है पावर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन में, कैलकुलेट P एब्जॉर्ब और या फिर एंड P डिलीवर, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है।
सो पहले एब्जॉर्ब निकाल लेते हैं, और एब्जॉर्ब का अगर ये माइनस इधर लगा दे तो एब्जॉर्ब का निगेटिव तो डिलीवर कहलाएगा, या फिर डिलीवर निकाल लेते हैं उसका निगेटिव कर दो तो एब्जॉर्ब कहलाएगा। बस साइन का चेंज करना होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है। सो चलो सॉल्व करते हैं पहले इसको। एक बात बताओ, पावर मुझे निकालना है, ठीक है, P, तो P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। अब वोल्टेज कितना है 12 इंटू करंट कितना है 3, दैट मीन्स 12 इंटू 3 कितना हो गया 36 वॉट, 36 वॉट आपका पावर आया। वॉट लिख देता हूँ, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो 36 वॉट। पर एक बात बताओ यहाँ पे ये जो पावर आया है ये पावर एब्जॉर्बिंग होगा या डिलीवरिंग होगा, है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो मैंने बताया कि आपको करंट का डायरेक्शन देखना है और वोल्टेज का पोलैरिटी मतलब प्लस और माइनस देखना है, ठीक है, बस इतना देखना है। अगर प्लस में इंटर करेगा तो पावर एब्जॉर्ब होगा, अगर प्लस में से निकल रहा है दैट मीन्स प्लस के से करंट आउट हो रहा है तो डिलीवर करेगा पावर। अब यहाँ पे देखो ये प्लस टर्मिनल है और प्लस में करंट इंटर कर रहा है, तो यहाँ देखो जब प्लस टर्मिनल में करंट इंटर करेगा दैट मीन्स पावर क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी इससे भी ज़्यादा वोल्टेज का कोई बंदा है जो इसको अपना करंट दे रहा है और ये वोल्टेज सोर्स इसको ले रहा है, दैट मीन्स एब्जॉर्ब कर रहा है। सो ऐसा नहीं कि वोल्टेज सोर्स हमेशा डिलीवर करेगा। मैंने एक एग्जांपल इसलिए लिया था कि 10 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों में 5 वोल्ट एब्जॉर्ब कर रहा था और जो 10 वोल्ट था वो पावर डिलीवर कर रहा था ना। सो ऐसा नहीं है कि वोल्टेज सोर्स हमेशा पावर डिलीवर करेगा, डिपेंड करता है। सो उसी तरीके से यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स तो है बट पावर को डिलीवर नहीं कर रहा है क्योंकि करंट का डायरेक्शन प्लस से बाहर नहीं है, प्लस से आउट नहीं हो रहा। सो इसमें प्लस में ही आ रहा है ना, तो पावर एब्जॉर्ब होगा, यानी कि ये जो 36 वॉट आया है ये आपका आया है प्लस में, ठीक है, मतलब माइनस भी ले सकते हो, मान लो कि ये आपने लिया माइनस, ठीक है। तो एब्जॉर्बिंग को अगर मैंने माइनस माना था ना, और डिलीवरिंग को मैंने माना क्या था पॉजिटिव। सो ये तो आया आपका एब्जॉर्बिंग, ए मतलब एब्जॉर्बिंग, ठीक है। तो अगर आपसे पावर एब्जॉर्ब पूछा जाए तो इससे पावर जो एब्जॉर्ब आपने लाया वो कितना लाया 36 वॉट या फिर 36, चलो वॉट लिख देते हैं, और ये कैसा आया एब्जॉर्बिंग। जब अगर एब्जॉर्बिंग लिख दोगे तो ये नेगेटिव साइन हटा दो, ठीक है। एब्जॉर्बिंग का मतलब कि आपको वहां आगे नेगेटिव लगा हुआ है, यानी ये मान लो अगर ए हटा दिया तो नेगेटिव हो गया, तो डिलीवरिंग कितना हो जाएगा। सो डिलीवरिंग हो जाएगा पी डिलीवर, ठीक है। सो पी डिलीवर इज इक्वल टू -36 वॉट, और ये आपका कहलाएगा डिलीवर, ठीक है। सो डिपेंड करता है आपने किसको क्या माना है ना। तो अगर ये 36 वॉट आया है और आपने ये पता किया कि जो 36 वोल्ट आया है प्लस में, तो ये आपका आया है पॉजिटिव में इंटर करा, दैट मींस एब्जॉर्ब। सो एब्जॉर्ब वाला पावर पॉजिटिव में आया है और डिलीवरिंग पावर पूछ रहा है, तो बस आपको साइन आगे लगा देना नेगेटिव, तो वो पावर हो जाएगा आपका डिलीवरिंग, ठीक है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसको बनाते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है, भले ही -2 एम्पियर है, वो माइनस का मतलब ये नहीं कि ऊपर की तरफ समझ लेना, आपको इसका जो वैल्यू है ये -2 एम्पियर में है, दैट मीन्स कि इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है ना। तो अगर प्लस में लाना है तो ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा, बट वो छोड़ दो, जो भी वैल्यू दिया हुआ वही वैल्यू पुट करेंगे, बस आप डायरेक्शन देखो करंट का। तो नीचे की ओर है, प्लस में एंटर कर रहा है, दैट मीन्स पावर कौन सा ये पावर आएगा बताओ, एब्जॉर्बिंग आएगा या डिलीवरिंग आएगा, कौन सा पावर आएगा। सो करंट आया -2 एम्पियर का और ये चला गया प्लस टर्मिनल में, प्लस में आ रहा है, सो एब्जॉर्बिंग। तो ये जो पावर आएगा ना ये एब्जॉर्बिंग आएगा, V × I, तो V कितना है -12। देखो जो भी वैल्यू है माइनस में उसको साथ में पुट करना है, ऐसा नहीं प्लस कर देना, तो ये गलत हो जाएगा। सो -12 और करंट भी जितना वैल्यू दिया हुआ है -2 यही सेम रखना है, दैट मीन्स 12 × 2 24 वॉट, और ये कौन सा पावर है एब्जॉर्बिंग पावर है। क्यों, क्योंकि करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। तो अगर डिलीवरिंग पावर पूछा जाए तो कैसे बताओगे। सो डिलीवरिंग पावर इज इक्वल टू, बस इसका निगेटिव कर दो, यानी -24 वॉट, और ये आपका पावर डिलीवर्ड पावर होगा। बहुत ही आसान है ना निकालना। नेक्स्ट अब हम इसका बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखो ये करेंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, दैट मीन्स कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब जब ऊपर की ओर जा रहा है तो ये है आपका प्लस टर्मिनल और ये है माइनस टर्मिनल, यानी प्लस से करंट निकल रहा है और माइनस में करंट एंटर कर रहा है। तो प्लस से करंट निकले तो पावर क्या होता है, डिलीवर। सो जो भी पावर हम अभी कैलकुलेट करेंगे वो डिलीवर पावर देगा, क्योंकि डायरेक्शन हमने देखा कि प्लस से करंट निकल रहा है, दैट मीन्स पावर डिलीवर करेगा। तो बस वोल्टेज और करंट का वैल्यू रख दो, 6 × 3 = 18 वॉट, और ये आपका जो पावर आया कैसा आया, डिलीवरिंग पावर। नाउ एब्जॉर्बिंग पावर के लिए थोड़ी अलग से फॉर्मूला लगाएंगे, बस आपको निगेटिव लगा देना इसका, तो इसका निगेटिव आ जाएगा -18 वाट, ये डिलीवरिंग पावर है, ठीक है। अब देखो एब्जॉर्बिंग पावर और डिलीवरिंग पावर दोनों पावर को जोड़ो, जोड़ने पे 0 आता है कि नहीं आता है, देन सर्किट इज वैलिड, है ना। नेक्स्ट इसको देखते हैं। सो ये आपका प्लस है तो यहाँ यानी कि यहाँ पे प्लस टर्मिनल है, ये आपका माइनस है, दैट मीन्स यहाँ माइनस टर्मिनल है, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी प्लस में एंटर कर रहा है और निगेटिव से बाहर आ रहा है। तो प्लस में एंटर कर रहा है करंट, दैट मीन्स कि पावर हो रहा है एब्जॉर्ब। सो P एब्जॉर्ब इज इक्वल टू V × I। तो V कितना है, 220 मिली वोल्ट, दैट मीन्स 10⁻³ वोल्ट इनटू करंट कितना है, 4 एम्पियर। सो ये आपका हो जाएगा 880 × 10⁻³ दैट मीन्स 0.88 वॉट। और ये कौन सा पावर होगा, एब्जॉर्बिंग पावर होगा। क्यों, क्योंकि प्लस में करंट एंटर कर रहा है, सो एब्जॉर्बिंग पावर। नाउ अगर डिलीवरिंग पावर पूछा जाए तो थोड़ी अलग से हम फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा एब्जॉर्बिंग का नेगेटिव ही कहलाएगा डिलीवरिंग पावर। सो -0.88 वॉट डिलीवरिंग पावर, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अभी तो आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चन दिए, जब आपको एग्जाम में पूछा जाए ना, एक सर्किट दे दे, है ना, मान लो कि एक ऐसा सर्किट दे दे जिसमें ये रेसिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सर्किट वैलिड है कि नहीं, तो आप कैसे निकालोगे, इसके क्रॉस का वोल्टेज निकालोगे, इसके क्रॉस का वोल्टेज निकालोगे, करंट जो भी देगा ये, ठीक है। तो करंट इंटू वोल्टेज जो भी पावर एब्जॉर्ब करेगा, करंट इंटू वोल्टेज जो भी पावर एब्जॉर्ब करेगा, और इसमें करंट इंटू वोल्टेज जो भी पावर डिलीवर करेगा। सो दोनों को जोड़ के जितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है देख लेना कि उतना पावर ये डिलीवर कर रहा है कि नहीं। V × I का लगाना है और वो दोनों एब्जॉर्ब करेगा, ये डिलीवर करेगा, ठीक है। अगर दोनों का समेशन एब्जॉर्बिंग प्लस डिलीवरिंग का समेशन 0 आता है, देन सर्किट इज वैलिड। या फिर डिलीवरिंग पावर निगेटिव आ रहा है एब्जॉर्बिंग पावर का, अगर एब्जॉर्बिंग पावर जो आपने निकाला वो मान लो पॉजिटिव आया, तो उतना ही वैल्यू का निगेटिव पावर इसका आना चाहिए डिलीवरिंग पावर, देन सर्किट इज वैलिड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर खत्म हो गया। अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जैसे आप ये देखते हो ना, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे ट्रांजिस्टर, है ना, बहुत ही अच्छा डिवाइस है वो। सो ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक्टिव है कि पैसिव है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, यूनिलैटरल है कि बाइलैटरल है, टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। मतलब उस एलिमेंट के नेचर को डिसाइड किया गया है कि भाई रेसिस्टर जो है ना वो एक्टिव या पैसिव एलिमेंट है, ये बताओ, लीनियर या नॉन लीनियर एलिमेंट है रेसिस्टर, ये बताओ। तो रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ये सब का नेचर जो हमें पता करना होता है कि भाई इसका नेचर, जैसा हमारा नेचर होता है ना, जब आप सर्टिफिकेट लेते हो पास करके तो आपका नेचर वहाँ पे कैरेक्टर बताया जाता है कि भाई बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार रहा कॉलेज में, इसलिए इनको बहुत ही मतलब रेस्पेक्ट से इनको दिया जा रहा है, मतलब अच्छे विचार सब कुछ है ना। तो आपका कैरेक्टर अच्छा उसमें बनाया जाता है जब सर्टिफिकेट आपको मिलता है था। तो उसी तरीके से जब रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर की बात आती है तो उसका नेचर कैसा है, लीनियर तरह के लीनियर बिहेव करता है नेचर का या नॉन लीनियर बिहेव करता है, ये सब क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। सो अगला जो हमारा एलिमेंट का हेडिंग होगा, मतलब एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वही हम देखने वाले हैं। सो हमारा जो हेडिंग होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होगा। सो इसको नोट कर लो। और अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ
एलिमेंट, इसको नोट कर लो। सो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब ये जो रेसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है या फिर ट्रांजिस्टर और डायोड है ना, तो ये इतने सारे एलिमेंट का कैसा नेचर है, तो वो नेचर हम बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के हेल्प से, ठीक है। तो ये रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब क्या है, एलिमेंट है, और इसका नेचर बताने के लिए हम क्लासीफाई किए हैं कि भाई ये लीनियर है, नहीं ये नॉन लीनियर है, नहीं ये एक्टिव है, नहीं ये पैसिव है। तो ये सारा कुछ नेचर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारा हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सो हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन एलिमेंट, ओके। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को जो क्लासिफाई किया गया तो वो टोटल 4 तरीके से किया गया है ना। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। मतलब कौन एलिमेंट लीनियर है, कौन नॉन लीनियर है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया। सेकेंड क्लासिफिकेशन किया गया एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ठीक है। तीसरा का क्लासिफिकेशन है, मतलब इसका तो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है आपका यूनिलैटरल एंड बाईलैटरल, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया हमारा। अब फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या है, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, ठीक है। सो इस 4 तरीके से क्लासिफाई किया गई, यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं। 4 तरीके से किसी भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है ना। अब ये एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये रेसिस्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। ट्रांजिस्टर मतलब इसमें क्या आता है, BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका एक और टाइप होता है FET मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर और भी आता है मॉसफेट आता है, मॉसफेट और भी आता है, डायोड आता है। तो ये सभी एलिमेंट का कैसा नेचर है, क्या क्लासिफिकेशन है, वो हम इसके हेल्प से बताते हैं, ठीक है। सो चलो सबसे पहला क्लासिफिकेशन एलिमेंट का है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तो इसका आप हेडिंग डाल लो, है ना। सो लीनियर अपने आप में आपको कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मतलब स्ट्रेट लाइन हो, है ना। लीनियर का मतलब क्या होता है, आप लीनियर कब बोलते हो, जब उसका डायरेक्शन कभी भी चेंज ना हो। अगर मान लो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है तो हमेशा वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही चलेगा, है ना। सो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, स्लोप चेंज नहीं होगा बोल सकते हो, ठीक है। सो हेडिंग डाल लो लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ VI मतलब वोल्टेज और करंट का जो भी ग्राफ होगा, सो इफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट इज स्ट्रेट लाइन एंड साथ ही साथ पासिंग थ्रू ऑरिजिन, है ना, पासिंग थ्रू ऑरिजिन फॉर ऑल टाइम। ऑल टाइम कहने का मतलब
कि पॉजिटिव टाइम में भी और निगेटिव टाइम में भी। आप सोचोगे कि पॉजिटिव टाइम तो हमने सुना है, निगेटिव टाइम नहीं सुना है। अरे मान लो कि अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, अब मैं 1 घंटे बाद जो बात करूँगा, तो जो 1 घंटे बाद अभी लाइव में जो बात कर रहा हूँ, ये आपका पॉजिटिव टाइम हो गया। और इसके पहले 1 घंटे पहले जो मैंने बोला था वो भी तो टाइम ही था ना, बट इसके कंपैरिजन में वो पहले का टाइम था, मतलब कि वो निगेटिव टाइम है ना, ये समझना। और इसके कंपैरिजन में 1 घंटे बाद वाला जो मैंने बोला था वो पॉजिटिव टाइम में बोला था। सो ऑल टाइम मतलब निगेटिव और पॉजिटिव टाइम दोनों मिला के जब फॉर ऑल टाइम स्ट्रेट लाइन हो और वो ऑरिजिन से पास करे तो वो कहलाता है लीनियर। सो दैट एलिमेंट is called linear element, ठीक है। और अदरवाइज नॉन लीनियर एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एलिमेंट का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन हो, एकदम सीधा। जैसे कि ये पेन है ना, मार्कर, ये सीधा है मतलब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन हो, उसका वी आई यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा उस एलिमेंट का वो स्ट्रेट लाइन हो, साथ ही साथ वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ऑरिजिन से पास करे, तो अगर ये 2 कंडीशन फॉलो हो रहा है तो वो कहलाएगा लीनियर एलिमेंट। अगर इस दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं किया तो वो कहलाएगा नॉन लीनियर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये है कि जो लीनियर एलिमेंट होता है उसमें आ जाते हैं रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ये सभी एक ऐसे एलिमेंट है जिसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन है और ये ऑरिजिन से पास करते हैं। और नॉन लीनियर एलिमेंट ये क्या है भाई? तो नॉन लीनियर एलिमेंट जो है उसमें मान लो कि आता है आपका डायोड, है ना, डायोड, और क्या आ सकता है मॉसफेट। तो ये सब जो एलिमेंट है ये सब आपके आते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट में, यानी कि इसका स्ट्रेट लाइन और ऑरिजिन से ये नहीं फॉलो करता है, मतलब ये 2 कंडीशन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि ठीक है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ऑरिजिन से पास करना चाहिए। तो अगर मैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दूं तो उसको देख के आपको बताना है कि वो लीनियर है एलिमेंट या फिर नहीं, ठीक है। चलो तो बारी बारी से हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिया मैंने ग्राफ, ये आपका करंट है और ये आपका वोल्टेज है। करंट और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो, तो अगर ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो बताओ कि ये लीनियर है कि नहीं। तो पहला तो कंडीशन इसके लिए क्या है, कंडीशन क्या है, पहला स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या है, ऑरिजिन से पास करना चाहिए। सो पासिंग या पास थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, पास थ्रू ऑरिजिन। दैट मीन्स कि ये प्लस टर्मिनल में ये ऑरिजिन से पास करने का मतलब कि ऑल टाइम के लिए पास करेगा, फॉर ऑल टाइम, यानी नेगेटिव से लेके पॉजिटिव टाइम तक। अब देखो ये नेगेटिव टाइम है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो ये पोर्शन पॉजिटिव, ये पोर्शन नेगेटिव, ठीक है कि नहीं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर है या नॉन लीनियर, तो आप कैसे बताओगे? तो पहले आप देखोगे कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो बिल्कुल है, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है। सो पहला कंडीशन आपका वहाँ देखो, पहला कंडीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये फॉलो कर गया,
दूसरा कंडीशन क्या है कि पास थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास करना चाहिए पॉजिटिव टाइम के लिए भी, निगेटिव टाइम के लिए भी। तो देखो पॉजिटिव के लिए भी ये पास कर रहा है ना, पॉजिटिव टाइम में देखो ऑरिजिन से पास कर रहा है, और निगेटिव टाइम में भी ऑरिजिन से पास कर रहा है ना। सो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये कहलाएगा लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। ये फिर से वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स लिया, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से बताऊंगा ताकि आपका तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए नेटवर्क थ्योरी में, है ना, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, है ना। चलो, सो अगर ये जो ग्राफ है ना, अगर ऐसा हो, ठीक है, सो क्या मान लो कि ये क्या ये अगर करंट है तो ये वोल्टेज है, ठीक है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, और इसमें देखो कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं और ऑरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। तो स्ट्रेट लाइन तो है, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरा कंडीशन कह रहा है कि पास थ्रू ऑरिजिन फॉर ऑल टाइम। तो ऑल टाइम के लिए पास करने का मतलब निगेटिव टाइम और पॉजिटिव टाइम दोनों टाइम में वो ग्राफ ऑरिजिन से पास करना चाहिए, कर रहा है, दैट मीन्स ये भी फॉलो कर रहा है। सो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा, लीनियर है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो ये आपका करंट है, ये वोल्टेज है, ठीक है, और इस बार मैंने ग्राफ बनाया ऐसा, ठीक है। अब आप बताओ कि ये आपका लीनियर है या नॉन लीनियर। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है, स्ट्रेट लाइन है। पहला कंडीशन हो गया फॉलो। दूसरा कंडीशन कि ऑरिजिन से पास करना चाहिए, ऑरिजिन से बिल्कुल है, कनेक्टेड है ऑरिजिन से, बट ऑल टाइम के लिए, यानी पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव टाइम के लिए भी। तो पॉजिटिव के लिए तो ये पास कर रहा है, पर निगेटिव टाइम में कोई भी ग्राफ नहीं दिख रहा, है ना। सो जो सेकंड इक्वेशन है वो फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा? नॉन लीनियर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको नोट कर लो, है ना। तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ऑरिजिन से पास करना चाहिए, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये लीनियर होगा। याद रखें ऑल टाइम के लिए, इसलिए मैंने लिखा है पासिंग थ्रू ऑरिजिन फॉर ऑल टाइम। ठीक है, चलो आगे हम क्वेश्चन और करते हैं, है ना। बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चन आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बना के दे सकता है, इसलिए मैं हर वैरायटी का जितना पॉसिबल हो सकता है उतना वैरायटी मैं दूंगा। सो ये आपका करंट है, ये वोल्टेज है, और इस बार वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे दिया, ठीक है, ओके। अब बताओ ये है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है भाई, स्ट्रेट लाइन तो है, पर सेकंड क्या है? निगेटिव टाइम के लिए ऑरिजिन से पास कर रहा है, पॉजिटिव टाइम के लिए कोई ग्राफ है ही नहीं। सो ऑल टाइम के लिए हुआ ही कहाँ? सो सेकंड फॉलो नहीं कर रहा, दैट मीन्स नॉन लीनियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सो फिर से आई लिया और ऐसे ड्रॉ किया। अब देखते हैं। सो ऐसे मैं कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके। अब बताओ कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। अरे भाई ऑरिजिन से तो पास कर रहा है, ऑरिजिन से ये पास कर रहा है फॉर ऑल टाइम, यहाँ पॉजिटिव टाइम के लिए और निगेटिव टाइम के लिए भी पास कर रहा है। सो सेकेंड कंडीशन फॉलो कर रहा है, पर फर्स्ट कंडीशन भी तो देखो। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इतना दूर तक है, बट यहाँ पे ये इसका स्लोप चेंज हो गया, ठीक है। मान लो ये स्लोप थीटा था, तो अब ये 0 डिग्री के स्लोप पे आ गया, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं। सो स्ट्रेट लाइन ये नहीं है, मतलब फर्स्ट कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ये कौन सा एलिमेंट है? ये आपका नॉन लीनियर है ना, नॉन लीनियर एलिमेंट। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फिर से आई लिया, ये लिया,
ठीक है। और इस बार हम कुछ ऐसा लेते हैं, ठीक है। अब बताओ कि ये जो है आपका, ये लीनियर है या नॉन लीनियर? तो बताओ, यहां पे आप ध्यान से देखो तो ये आपका जो पहला कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन, ये फॉलो कर रहा है क्या? इतना दूर स्ट्रेट लाइन है, ये भी अपने आप में स्ट्रेट लाइन इतनी दूर तक का, ये भी अपने आप में स्ट्रेट लाइन इतने दूर का, बट ओवरऑल यहां से लेके यहां तक में क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। सो ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या? वैसे तो हम सेकंड कंडीशन बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट पूछा जाए कि बताओ लीनियर है या नॉन लीनियर, तो बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। बट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम देखेंगे कि ऑल टाइम के लिए ऑरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। तो नेगेटिव टाइम के लिए भी और पॉजिटिव टाइम के लिए, दोनों टाइम के लिए ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, सेकंड कंडीशन फॉलो हो रहा है, बट फर्स्ट कंडीशन नहीं फॉलो हो रहा है। सो ये कहलाएगा नॉन लीनियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ठीक है, ये आपका वोल्टेज है, ये करंट है। अब बताओ कि ये आपका लीनियर है या नॉन लीनियर? तो आपको यहां दिख रहा है कि ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, पर ओवरऑल पूरा ये ग्राफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स बना हुआ है, ये क्या अपने आप में स्ट्रेट लाइन है? नहीं, इतना दूर का सेक्शन स्ट्रेट लाइन है, इतना दूर का सेक्शन स्ट्रेट लाइन है, बट यहां से लेके यहां तक में एक डायरेक्शन चेंज हो गया। सो स्ट्रेट लाइन तो ये नहीं है। सेकेंड देखो, यानी कि पासिस थ्रू ऑरिजिन, ठीक है ना। वैसे तो मैं देखा कि यहीं पे ये पहला कंडीशन ही पास नहीं कर रहा, डेट मीन्स हम सीधा बोल सकते हैं नॉन लीनियर, बट सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो कि जो सेकंड नंबर है, क्या ये फॉलो कर रहा है? तो ऑरिजिन से पास करना चाहिए, बट दोनों टाइम के लिए, निगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो देखो आप यहाँ पे पॉजिटिव टाइम के लिए पास तो कर रहा है, निगेटिव टाइम के लिए भी पास कर रहा है ना। बट ये निगेटिव टाइम के लिए पास ऐसे करना चाहिए था, है ना, तो स्ट्रेट लाइन भी हो जाता। पर ठीक है, निगेटिव टाइम के लिए भी ऑरिजिन से पास कर रहा है, पॉजिटिव टाइम के लिए ऑरिजिन से पास कर रहा है, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो स्ट्रेट लाइन नहीं, इसका मतलब नॉन लीनियर है। चलो आगे देखते हैं, है ना। हर वैरायटी का हम लोग न्यूमेरिकल देख लेंगे, हर वैरायटी का हम ग्राफ देख लेंगे, ताकि कैसा भी ग्राफ एग्जाम में पूछे तो हम बता पाए। सो ये वोल्टेज, ये करंट, बताओ सिंपली देख के बताओ ये क्या है, लीनियर या नॉन लीनियर एलिमेंट है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, सेकंड नंबर ऑरिजिन से पास कर रहा है, बट पॉजिटिव टाइम के लिए, निगेटिव टाइम के लिए नहीं, फॉलो नहीं हुआ। फर्स्ट कंडीशन स्ट्रेट लाइन है क्या? बिल्कुल नहीं है। सो ये भी फॉलो नहीं, डेट मीन्स ये क्या है? नॉन लीनियर है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो अब बताओ, ये आपका वोल्टेज है, ये करंट है, तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखो और बताओ कि क्या ये लीनियर या नॉन लीनियर है। पहली बात, स्ट्रेट लाइन दिख ही नहीं रही है, डेट मीन्स पहला कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, ऑरिजिन से बिल्कुल नहीं पास कर रहा, ना पॉजिटिव टाइम के लिए ना निगेटिव टाइम के लिए, है ना, पास ही नहीं कर रहा। सो ये भी फॉलो नहीं होगा, डेट मीन्स ये नॉन लीनियर है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा अब कैसे ये हो रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। सो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो आपका ग्राफ है, ये V है, ये I है, तो बताओ कि क्या ये लीनियर एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है यार। ये जो आपका एलिमेंट है ना, इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ पूरा बिल्कुल क्रॉस करना चाहिए, पॉजिटिव टाइम के लिए भी, नेगेटिव टाइम के लिए। सो स्ट्रेट लाइन तो है, बट सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, निगेटिव टाइम के लिए ऑरिजिन से पास कर रहा है, पॉजिटिव टाइम के लिए नहीं कर रहा है, डेट मीन्स ये कैंसिल हो गया, डेट मीन्स ये नॉन लीनियर है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमने बताया लीनियर एलिमेंट और नॉन लीनियर एलिमेंट। अब हम देखने वाले हैं एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सेकंड जो क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट को, वो एक्टिव और पैसिव के बेसिस पे किया गया है। सो हेडिंग डाल लो एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ठीक है, इसको नोट कर लो।